गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, इसमें पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हम लोग डिस्कस किए थे आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और ये पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप डिफाइन करिए तो जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग डिफाइन किए थे कि दीज आर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कोई एनर्जी का मेजरमेंट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक टेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर एटम। और कोई भी एटम जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब दो तरह से बॉन्डिंग होती है, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। एटम जब आपस में बॉन्डेड होते हैं तो बॉन्डिंग के दो कंडीशंस होती हैं, आइदर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है। अगर ट्रांसफर से बॉन्ड बन रहा है तब तो चीजें सामने दिख रही हैं कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसने एक्सेप्ट किया। जिसने ट्रांसफर किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज आया। अपोजिटली चार्ज मटेरियल हैं, उनके बीच में कूलम्बिक इंटरेक्शन हो गया एंड दिस कूलम्बिक इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। दूसरी कंडीशन, जब एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और जब शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है तो दोनों बॉन्डेड एटम को नीड होती है कि उनको बॉन्ड फॉर्म करना है। अब जैसे यहां पे सिचुएशन देखिए कि H2 मॉलिक्यूल है। जब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो यहां पे दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। वही दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हो तो यहां पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम का, यहां पे इसका हो गया। तो जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है सिमिलर एटम या डिफरेंट एटम के बीच में, तो बॉन्डिंग के टाइम तो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं, लेकिन बॉन्डिंग होने के बाद बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, इसलिए इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं। टेंडेंसी को मेजर नहीं किया जा सकता है, टेंडेंसी को सिर्फ आप कंपेयर कर सकते हो कि किसी की टेंडेंसी ज्यादा है अट्रैक्ट करने की, किसी की टेंडेंसी कम है, तो सिर्फ कंपैरिजन होगा, इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अब जैसे कंसीडर करिए कि दो सिमिलर एटम के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो दोनों एटम सिमिलर सेम है। अब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको दोनों एटम अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि दोनों सिमिलर एटम है तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बिल्कुल सेंटर में होगा, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एंड पे होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एंड पे होगी, यानी दोनों बॉन्डेड एटम सेम चार्ज के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ चार्ज ज्यादा और एक तरफ चार्ज कम हो। तो ऐसे जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब यही अगर मान लीजिए कि दो डिफरेंट एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, तो यहां पे अब दो अलग अलग एटम हैं, तो इसमें एक एटम की टेंडेंसी ज्यादा होगी
तो यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन ये कहां है, बिल्कुल सेंटर में होंगे। लेकिन यहां पे अगर हम कंसीडर करें कि बी एटम की टेंडेंसी ज्यादा है, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में ना हो करके बल्कि बी की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, और बी की तरफ स्लाइटली शिफ्ट होंगे, कंप्लीटली उसका ट्रांसफर नहीं होगा, स्लाइटली यहां पे शिफ्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो इस एंड पे ज्यादा हो जाएगी और उतनी ही डेंसिटी यहां पे कम होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता तब तो यहां पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन यहां पे सिर्फ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, इसलिए यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नेगेटिव से, और उतना ही यहां पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पे और यहां पे अंतर सिर्फ यह है कि यहां पे दोनों एंड पे सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लेकिन इस मॉलिक्यूल में एक एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये दो तरह के बॉन्ड बनेंगे, नॉन पोलर एंड पोलर। अब जब दो डिफरेंट एटम के बीच में शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो कोई अगर आप मॉलिक्यूल ले लीजिए, कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल लीजिए, तो उसमें जितने बॉन्डेड एटम होंगे हर एक एटम की टेंडेंसी होगी कि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब उसमें जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसलिए उस एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे डाइपोल बनता है कि दो अपोजिट चार्ज अगर यहां पे जैसे लिए जाएं प्लस क्यू और दूसरा यहां पे माइनस क्यू, तो दो अपोजिट चार्ज अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, तो ये जो असेंबली है इसको कहा जाता है डाइपोल, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। और इसका डाइपोल मोमेंट अगर हम लिखें तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका अगर हम डाइपोल मोमेंट लिखें म्यू, दिस इज इक्वल टू चार्ज दैट इज क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज क्यू इनटू। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ रहा है कि दिस इज ओनली द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। इसी मॉलिक्यूल में, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, हर एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब उसमें कोई ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, कोई वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो सबकी टेंडेंसी अलग अलग होगी। तो ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो उसको तो हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसके लिए एनर्जी ज़्यादा मिलेगी वो, आपने कहा कि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म कर लेगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कंपेयर किया जाएगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करने के लिए दो स्केल दी जाती हैं, जिसमें एक स्केल होती है पाउलिंग स्केल। जो पाउलिंग स्केल है, तो पहली स्केल इसमें आप देखिए बेटा, इसमें पहली स्केल है पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल। और पाउलिंग स्केल ये बेस्ड है बॉन्ड एनर्जी डेटा पे। अब दो चीजें एक बार समझ लीजिए कि जैसे ये बॉन्ड आप देखिए, अगर कोई को दो तरह के जो बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें एक एटम पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे एटम पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है। और चूंकि दो अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, तो स्ट्रांग कोलम्बिक इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, और इसलिए आयनिक बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने की। तो जैसे आप कंसीडर करिए कि
कोई आयनिक बॉन्ड अगर है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये पाउलिंग स्केल बेस्ड है बॉन्ड एनर्जी डेटा के बेसिस पे। तो इसके लिए आप देखिए, जैसे हम कंसीडर करें कि दो मॉलिक्यूल यहां पे लिए जाएं A2 एंड B2, और इनके कॉम्बिनेशन से यहां पे एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है AB। तो यहां पे बनेगा कैसे? ये एक मॉलिक्यूल हमने लिया यहां पे A2, दूसरा मॉलिक्यूल हमने यहां पे लिया B2, और इसके कॉम्बिनेशन से यहां पे AB बना। तो इसकी बेसिक मैकेनिज्म क्या समझ में आ रही है कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इन दो बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ए और बी के बीच में। ये बॉन्ड आप देखो बेटा, इसमें यहां दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्डिंग है, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अब यहां पे अगर हम ये मान लें कि जो ये ए बी बॉन्ड बना है ये भी नॉन पोलर बॉन्ड है, तो ये अगर नॉन पोलर बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी मैथमेटिकली इक्वल होनी चाहिए इन दोनों के बॉन्ड एनर्जी के ज्योमेट्रिक मीन के। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी लिखें यहां पे, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, दिस मस्ट बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 एंड B2। थोड़ा ठीक से समझना बेटा इसको। हम ये कह रहे हैं कि जो AB मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन कैसे होगा? दो अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे अगर HCl बन रहा है तो HCl को हम कंसीडर कर सकते हैं कि H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो इसमें होगा क्या? H2 मॉलिक्यूल पहले ब्रेक होगा, Cl2 मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, और दोनों से एक एक हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम जुड़ करके HCl बनाएंगे। वही सेम चीज हम यहां पे ले रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो A और B के बीच में बॉन्ड बना है उसका नेचर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस पेरेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड का नेचर है। तो अगर इस पेरेंट मॉलिक्यूल का नेचर तो नॉन पोलर है, अगर इसको भी हम नॉन पोलर मान लें तो मैथमेटिकली इसकी बॉन्ड एनर्जी इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होना चाहिए। ये तो थियोरेटिकली हो गया। अब जो AB मॉलिक्यूल बन रहा है, इस AB बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हम किसी भी टेक्निक से एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें, तो अगर एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो इसकी जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी होती है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिकल मीन वैल्यू। तो जो थियोरेटिकल वैल्यू है उस थियोरेटिकल वैल्यू से इसकी वैल्यू हमेशा आपको ज्यादा मिलती है। अब अगर इसकी वैल्यू ज्यादा मिल रही तो ज्यादा मिलने का क्या मतलब हुआ? ये जो बॉन्ड है जिसको हम कोवैलेंट कंसीडर कर रहे हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट कंसीडर कर रहे हैं, ये नॉन पोलर नहीं है बल्कि इसमें कुछ आयनिक नेचर, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इस मॉलिक्यूल की एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी इस थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसका जो बॉन्ड का नेचर है वो कुछ आयनिक नेचर है, और जितनी एनर्जी इसकी जितनी ज्यादा होती है इस कैलकुलेटेड वैल्यू से, उस एनर्जी को कहा जाता है आयनिक रिजोनेंस एनर्जी। तो दो तरह की, दो तरीके से इसको समझ लीजिए। देखिए बेटा, इसमें तो हमने ये कहा कि थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए
एक्चुअल वैल्यू इसकी अलग होती है। तो ये जो एनर्जी में डिफरेंस आपको मिल रहा है उसके एक्चुअल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी में और कैलकुलेटेड एनर्जी में, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड आयनिक रिजोनेंस एनर्जी। और इस आयनिक रिजोनेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। तो डेल्टा ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू। और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, ये दैट इज अंडर रूट ई ए इंटू बी। तो देखिए बेटा, इसमें ये जो डेल्टा यहां पे हम ले रहे हैं, ये डेल्टा दिस इज आयनिक रिजोनेंस एनर्जी। अब ये आयनिक रिजोनेंस एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है, अब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब इस ए बी बॉन्ड का आयनिक नेचर उतना ज्यादा होगा। अब इसको अगर हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो आयनिक रिजोनेंस एनर्जी है, ये आयनिक रिजोनेंस एनर्जी ये डिपेंड करता है इस बॉन्डेड एटम ए और बी के इंडिविजुअल नेचर पे। हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेकिन ये हमको पता है कि जो आयनिक रिजोनेंस एनर्जी है डेल्टा, ये डेल्टा की वैल्यू वेरी करेगी। जैसे HCl मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा, HF मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा, OF2 मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा। तो जब एटम चेंज हो रहा है तो इस आयनिक रिजोनेंस एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। दैट मीन्स आयनिक रिजोनेंस एनर्जी ये डिपेंड कर रहा है बॉन्डेड एटम के नेचर पे। तो जो दो बॉन्डेड एटम हैं उनकी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये आयनिक रिजोनेंस एनर्जी डिपेंड कर रही है। अब वो प्रॉपर्टी को अगर हम रिप्रेजेंट करें यहां पे x से, तो एक प्रॉपर्टी A की माइनस दूसरे एटम की एक प्रॉपर्टी, ये जो डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट आयनिक रिजोनेंस एनर्जी के, या XA माइनस XB, दिस इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट डेल्टा। और K ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.208। तो यहां से आप देखिए कि K दिस इज इक्वल टू 0.208। तो यहां से क्या मिल जाएगा, XA माइनस XB, दिस इज इक्वल टू 2.8 इंटू सॉरी इक्वल टू 0.0208 इंटू अंडर रूट। अब हमको नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो दो बॉन्डेड एटम हैं उनकी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिस प्रॉपर्टी पे इस आयनिक रिजोनेंस एनर्जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो इसी प्रॉपर्टी को कह दिया गया कि दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पाउलिंग ने ये कहा, ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक है उस एटम की जिसपे आयनिक रिजोनेंस एनर्जी डिपेंड कर रही है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया ए एटम का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया बी एटम का, और इन दोनों का डिफरेंस डिपेंड के लिए फार्मूला ये हो गया। अब डेल्टा देखो बेटा इसमें, तो डेल्टा के लिए ये एक्सप्रेशन मिला है आपको, जहां पे देखिए ये बॉन्ड एनर्जी हो गया ए बी मॉलिक्यूल का, ये बॉन्ड एनर्जी A2 मॉलिक्यूल का, ये बॉन्ड एनर्जी B2 मॉलिक्यूल का। बॉन्ड एनर्जी को हम किसी मेथड से
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से सारी बॉन्ड एनर्जी अगर हम रख दें तो ये मिल जाएगा डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा मिल गया, के की वैल्यू पता है। अब इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू नोन हो, तो जैसे बी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता हो तो ए की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पे हम HCl मॉलिक्यूल या HF मॉलिक्यूल अगर हम ले लें, तो HF मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड F2 गिव HF। तो हमको बॉन्ड एनर्जी किसका चाहिए? HF का चाहिए, F2 का चाहिए, H2 का चाहिए। ये सभी बॉन्ड एनर्जी से मिल जाएगा हमको डेल्टा की वैल्यू। अब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे फ्लोरीन की चाहे हाइड्रोजन की, किसी को अगर हमको पता हो तो दूसरे बॉन्डेड एटम की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमको किसी की नहीं पता है। तो पाउलिंग ने यह कहा कि हाइड्रोजन सबसे सिंपलर एटम है, हाइड्रोजन एटम को रिफरेंस मान लिया जाए। और हाइड्रोजन एटम को जब हम रिफरेंस मानते हैं तो हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग ने कंसीडर किया 2.5। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एज ए रेफरेंस मान लिया गया कि 2.5। तो अब यहां पे जैसे आप हाइड्रोजन का अगर 2.5 लीजिए तो फ्लोरीन एटम का यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 यहां रख लीजिए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से मिल जाएगी। ऐसे ही अगर क्लोरीन का आपको चाहिए तो क्लोरीन का चाहिए तो HCl मॉलिक्यूल बना लीजिए। ClF अगर आप ले रहे हो तो इसमें जैसे फ्लोरीन का हमको पता है, क्लोरीन का मिल जाएगा। या यहां पे आप ले लीजिए जैसे तो ऐसे हाइड्रोजन को रिफरेंस माना गया और हाइड्रोजन को रिफरेंस लेकर के डिफरेंट दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कैलकुलेट की गई तो ये देखा गया कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई नहीं। और ऐसे अलग अलग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम कंपेयर करते हैं तो अलग अलग आपको वैल्यूज मिलती है। तो ये पहली स्केल है पाउलिंग स्केल, जो टोटली बेस्ड है बॉन्ड एनर्जी डेटा पर। तो जो बॉन्डेड एटम है उनकी बॉन्ड एनर्जी के लिए आपको एक्सप्रेशन हमने कराया कि अगर हम ये मान लें कि जो ये बॉन्ड बन रहा है अगर ये भी नॉन पोलर है, बिल्कुल प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इन दोनों बॉन्ड एनर्जी के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में उसकी बॉन्ड एनर्जी इस ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू से ज्यादा मिलती है। ये प्रूव कर रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये पोलर, ये नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है, बल्कि कुछ इसमें आयनिक नेचर। तो जितनी एनर्जी इसकी एक्चुअल एनर्जी ज्यादा मिल रही है इस थ्योरेटिकल वैल्यू से, उस एनर्जी को कहा जाता है आयनिक रिजोनेंस एनर्जी। तो आयनिक रिजोनेंस एनर्जी ये इसके लिए एक्सप्रेशन ये हो गया कि इसकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल एनर्जी। और ये जो आयनिक रिजोनेंस एनर्जी है ये डिपेंड करेगा उस बॉन्डेड एटम के नेचर पे। तो एक प्रॉपर्टी हमने मान लिया दोनों एटम की, ये प्रॉपर्टी XA और XB से हमने रिप्रेजेंट किया। और पाउलिंग ने इसी प्रॉपर्टी को कहा कि ये दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इनके बीच में उतनी ज्यादा आयनिक रिजोनेंस एनर्जी होगी। यहां से ये तो एक्सपेरिमेंटली आपको मिल जाएगा या लिटरेचर से आपको मिल जाएगा बॉन्ड एनर्जी डेटा। ये वैल्यू आप पुटअप करके यहां से किसी एक बॉन्डेड या किसी अननोन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ऐसे अलग अलग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कंपेयर की जाती है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिए तो सबकी वैल्यू गिवन होती है। लेकिन जैसे आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो उसकी यूनिट होती है क्योंकि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और ये सिर्फ एक नंबर है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है, ये टेंडेंसी है। तो चूंकि कंपैरिजन हो रहा है यहां पे एक दूसरे का, तो जो कंपैरेटिव क्वांटिटी है
तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। तो एक स्केल ये हो गई। दूसरी स्केल देखिए, इसमें दूसरी स्केल इसमें ली जाती है मिलिकेन्स स्केल। मिलिकेन्स स्केल, और मिलिकेन्स स्केल ये दिया जाता है किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये माना जाता है कि ये मीन वैल्यू होती है किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जैसे कोई एटम अगर हम यहाँ पे ए ले रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लिखें तो दिस इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज डिवाइडेड बाय। तो पाउलिंग स्केल ये बेस्ड है बॉन्ड एनर्जी डेटा पे, और मिलिकेन्स स्केल ये डिपेंडेंट है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। अब किसी भी एटम के लिए, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कोई भी एटम लीजिए, उससे आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इस स्केल पे फाइंड आउट करिए। तो ये देखा जाता है कि जो मिलिकेन्स स्केल पे वैल्यू मिलती है वो 2.8 टाइम्स ज्यादा होती है देन पाउलिंग स्केल के। तो अगर इन दोनों स्केल को इक्वल करना है, पाउलिंग स्केल को और मिलिकेन स्केल को, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2.8 से। है बेटा, दोनों सेम चीज, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। हमने ये कहा कि एक तो ये स्केल यूज किया हमने, पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल से जो भी वैल्यू आपको मिल रही है वो आपको मिल जाएगी यहाँ। ये डिपेंड है बॉन्ड एनर्जी डेटा पर। लेकिन जो मिलिकेन्स स्केल है, मिलिकेन्स स्केल ये बेस्ड है आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। और ये कहा मिलिकेन्स ने कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करेगा। तो जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो इन्होंने ये कह दिया कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन वैल्यू होगी उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ये भी सही है। लेकिन ये देखा गया कि जब हम मिलिकेन्स स्केल पे किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं और पाउलिंग स्केल पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं तो मिलिकेन्स वैल्यू जो होती है वो 2.8 टाइम्स ज्यादा होती हैं। तो अब जैसे अगर यहाँ पे देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर यही मिलिकेन्स स्केल पे इसकी वैल्यू हम करें तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2.8 टाइम्स 4 का। तो अगर इन दोनों स्केल को हमको इक्वल करना है, अगर सेम करना है, तो जो मिलिकेन्स में वैल्यू मिल रही है 2.8 टाइम्स ज्यादा मिल रही है, उसको इक्वल करने के लिए 2.8 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब ये दोनों स्केल आपस में इक्वल हो जाएंगी, पाउलिंग स्केल और मिलिकेन्स स्केल। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। इसमें तीसरी प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोग कर लिए इसमें। पहली प्रॉपर्टी हमने किया था आयनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये हम देखें कि ये आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मीन वैल्यू है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पे करेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो अगर पीरियोडिक ट्रेंड आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा? तो वही पीरियोडिक ट्रेंड होगा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है। तो किसी पीरियड में जब आप मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो किसी पीरियड में क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और यही सेम केस जब आप किसी ग्रुप में आते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होता है रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होती है और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों ही प्रॉपर्टी का पीरियोडिक ट्रेंड आपको एक जैसा मिलेगा किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप या किसी भी पीरियड। तो विद इन अ पीरियड all these three properties increases regularly from left to right and decreases from top to bottom within a group। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको दिख रही हैं, इन तीनों प्रॉपर्टी का सेम पीरियोडिक ट्रेंड होगा, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तीन प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी अभी आपको इसमें और करना है, एटॉमिक रेडियाई। तो वो एटॉमिक रेडियाई नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।